अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस की बनाने की तकनीक और उसकी उपयोगिता, बसंतकालीन करने की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक, आजकल किसानों के बीच पॉली हाउस में खेती का चलन बढ़ रहा है और प्रदेश के बहुत से किसान इसमें विभिन्न फसलों की खेती कर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो यदि आप भी पॉली हाउस बनवाने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें और शासन द्वारा इस पर देय अनुदान कैसे हासिल करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद राय। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज आपको हम सेडनेट के बारे में बताना चाहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर का सेडनेट मटेरियल बाजार में उपलब्ध है। यही सेडनेट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो चीज़, कहीं भी प्रकाश की तीव्रता जब प्रकाश आती है तो तीन चीज़ होता है। सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है कपड़ा के द्वारा और कुछ पास होता है। कि डिपेंड करता है कि किस तरह का कलर हम ले रहे हैं और कितनी उसकी पोरोसिटी है। उसके आधार पे कुछ लाइट अंदर जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये आप जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं हरा रंग का सेडनेट है, ये 50% सेडनेट है। मतलब मुख्ता मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 50% लाइट इसके अंदर जाता है। किसान भाइयों, सेडनेट मच्छरदानी की भांति ही होता है। ये प्लास्टिक या कपड़े का बना होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं। इसका प्रयोग किसान शेड हाउस बनाने में तो कर ही सकते हैं, साथ ही इसका प्रयोग पॉली हाउस के अंदर भी किया जाता है। इसका प्रयोग सूर्य के तेज प्रकाश और हवा की गति को कम करना होता है। इससे क्या फायदा होता है कि आप जानते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, कोई भी सब्जी का फसल या कोई भी फसल उगाते हैं, उसके लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, प्रकाश की तीव्रता की जरूरत होती है और ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। इसको लगाने से फायदा ये होता है कि प्रकाश को, जैसे हम बताएं कि सेडनेट क्या करता है, लाइट को कट करता है, जिसके चलते ये होता है कि लाइट कट होने से क्या होता है कि लाइट कम हो जाता है उसके घर के अंदर में, और तापमान भी थोड़ा 1 से 2 डिग्री खुले खेत की तुलना में तापमान भी कम हो जाता है। जैसे उदाहरण की तरह अगर हम बताएं, टमाटर की खेती किसान भाई या शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं मुख्यतः 10 से 30 के बीच में हमको तापमान चाहिए और लाइट चाहिए 40,000 से 60,000 लक्स। लक्स मतलब लाइट की जो तीव्रता होती है उसको मेजर करने का तरीका होता है। तो अगर गर्मी में हम सेडनेट के अंदर टमाटर या शिमला मिर्च का खेती करें तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम बताएं अगर 50% सेडनेट आप हरा रंग का लेके करते हैं तो लाइट उसके अंदर कम होके जितना चाहिए उतना करीब करीब हो जाता है और टेम्परेचर भी खुले खेत की तुलना में 1 से 2 डिग्री कम हो जाता है, जिसके चलते वातावरण अनुकूल हो जाता है। और टमाटर और शिमला मिर्च की खेती अगर गर्मी में आप सेडनेट के घर अंदर करते हैं तो क्या होता है कि मौसम अनुकूल होने के चलते क्या होता है, उत्पादकता बढ़ जाती है खुले की तुलना में, और जो बाजार भाव आपको मिलेगा खुले खेत की तुलना में, जो टमाटर निकलेगा उसको अच्छा आपको उत्पादन भी बढ़ेगा और बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा।
जाएगा। जब सेडनेट स्ट्रक्चर बनाने का अलग अलग तरीका है, हम लोग जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बांस पे लो कॉस्ट, क्योंकि झारखंड में बांस की बहुत आयत है, कम खर्च के बंबू बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और पाइप का भी स्ट्रक्चर बनता है, जिसपे सरकार भी अलग अलग स्कीम के तहत सेडनेट घर बनाने के लिए सुविधा दे रही है, सब्सिडी दे रही है। हम लोग लो कॉस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसान को पहले समझने की जरूरत है कि सेडनेट आखिर होता क्या है। तो गर्मी के दिनों में हम लोग टेंट टाइप का बोलते हैं कि सिर्फ आप टेंट, जैसे शादी का दिनों में टेंट लगाते, 3 महीना टेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए और खेती कीजिए, उसके बाद फिर ढक दीजिए। अगर आप परमानेंट सेडनेट स्ट्रक्चर आपके पास है, परमानेंट कहने का मतलब अगर सेडनेट स्ट्रक्चर हमेशा के लिए घर बन गया है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसके अंदर जो मौसम मिल रहा है उसके अनुकूल खेती करने की जरूरत है। सेडनेट हाउस में किसान वे मौसमी फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए शासन कई तरह की योजनाएं चला रहा है। अपने राज्य में सेडनेट को बनाने और इसमें खेती करने के लिए शासन कितना अनुदान देता है, आइए जानते हैं जिला कटिहार के बागवानी निदेशक राकेश कुमार से। सेडनेट जो है वह प्लास्टिक का बना हुआ, जैसे हम लोग घर में मच्छरदानी प्रयोग करते हैं, उसी का एक जो है संशोधित और उसका बृहत रूप है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो है वैसे जो है फसल के लिए है जिसको कि कम सूरज की रोशनी जो है चाहिए, जो छाए में उगते हैं, या फिर वैसे फसल जो काफ़ी अधिक जो है तापमान पे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, तो वैसे फसल को हम लोग सेडनेट के अंतर्गत जो है हम लोग उसकी खेती कर सकते हैं। वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में सेडनेट की नई योजना जो है शुरुआत की गई है और इसके लिए जो है किसानों को सेडनेट लगाने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर के लिए 3,55,000 रुपया का जो है अनुदान का प्रावधान है। और इसमें जो है मुख्य रूप से फूल की खेती जो है की जाती है, और फूल की खेती जैसे कि कार्नेशन है, उसके बाद फिर हमारा जरबेरा है। तो ये दोनों यदि खेती करते हैं तो फिर हम लोग किसान को उस खेती के लिए 3,05,000 रुपया जो है अनुदान देते हैं। इसके अलावा अन्य फसलें भी जो हमारे हैं, जैसे हार्डनिंग हम कर सकते हैं, कहीं से भी कोई पौधे दूसरे जगह से लाते हैं तो उसको हम जो है इसमें रख के हार्डनिंग कर सकते हैं। पौधे की हार्डनिंग करके जो है किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों की रबी फसलों की कटाई हो चुकी है और वो इन खेतों में गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव कर इनकी बुवाई वैज्ञानिक ढंग से करें, ताकि आपको गन्ने की फसल से भरपूर उत्पादन मिल सके। तो आप गन्ने की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर नवनीत कुमार। बुआई का समय एवं खेत की तैयारी। गन्ना रोप के लिए उपयुक्त समय मौसम के तापक्रम पर निर्भर करता है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस आधार पर बसंतकालीन गन्ना रोप का समय फरवरी के दूसरे सप्ताह से अंत मार्च तक का होता है। दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, अधिक उपयुक्त है। गन्ना की बसंतकालीन रोप करने के लिए यदि खेत में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद खेत की तैयारी शुरू करना चाहिए। इस साल आप देख रहे हैं कि बारिश कम हुई है, तो इसलिए खेत में नमी भी तेजी से घटेगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम खेत की तैयारी करें, अविलंब कर ले और 3 से 4 दिन के अंदर जुताई से लेकर के पाटा तक दे दें, ताकि जो भी नमी खेत में है वो संरक्षित रहे। अगर जिस खेत में
किसान बंधु धान हार्वेस्ट किए हैं, धान की कटाई किए हैं, उसके बाद उसमें गन्ना लगाना चाह रहे हैं। तो किसान बंधु भी जानते हैं कि जो धान काटने के बाद जो बच जाता है उसकी खूंटी, उसके लिए आप पहले तो डिस्क प्लॉ कर दें, इसलिए कि वो जो खूंटी होगी वो भी कट जाएगी। डिस्क प्लॉ करने के बाद उसमें आप डिस्क हेरो कर दें और रोटावेटर उसमें जरूर चलाएं कि जो भी आपका वो रेसिड्यू है, प्लांट रेसिड्यू है धान का, वो उसमें कट के अच्छा से मिट्टी में मिल जाए। उचित प्रजातियों का चयन। परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त गन्ना की प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। उन्नत बीज का चुनाव। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुवाई का विशेष महत्व है। उन्नतशील प्रजाति के होते हुए भी यदि बीज की स्वस्थता पर ध्यान नहीं रखा गया तो उस जाति की उपज क्षमता होने के बावजूद भी अच्छी उपज नहीं मिल सकती। बुवाई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह ही होना चाहिए। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। 20 टन कंपोस्ट या गोबर की खाद या गंधकीय प्रेस मड या वर्मी कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय ही डालकर मिला देना चाहिए। किसान बंधु का जैसे गन्ना में 150 किलोग्राम नेत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की अनुशंसा की गई है बिहार में। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा ईख के रोप के समय ही देना चाहिए। उसके बाद जो 50% नेत्रजनीय उर्वरक बच गया उसको हम उसमें से 25% प्रथम सिंचाई के समय और 25% मिट्टी चढ़ाने वक्त देना चाहिए। और ये भी याद रहे कि जब भी हम मिट्टी चढ़ाने वक्त यूरिया का द्वितीय उपरिवेशन करते हैं या नेत्रजनीय उर्वरक का द्वितीय उपरिवेशन करते हैं, उसी समय फ्यूराडान 3G का 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से के दर से उसमें मिट्टी में डालकर उसी समय मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। गन्ना रोप की 4 विधियां हैं। एक तो सिरौर विधि है जो किसान बंधु सदियों से करते आ रहे हैं। दूसरी ट्रेंच विधि है, उसको नाली विधि भी कहते हैं। 90 सेंटीमीटर ही रखी जाती है और ट्रेंच की गहराई 30 सेंटीमीटर होती है। तीसरी विधि है जोड़ी पंक्ति विधि। जोड़ी पंक्ति विधि, इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में एक आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुवाई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे लगभग 70% जल की बचत होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन्हीं कीटों में से जिस कीट का आक्रमण फसलों में अभी देखा जा रहा है वो है दीमक कीट। यदि समय रहते किसानों द्वारा दीमक पर काबू नहीं किया गया तो ये कीट फसलों में भारी नुकसान पहुंचाता है। तो किस प्रकार से करें इस कीट का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी कुमावत। इस समय दीमक का अत्यधिक प्रकोप विभिन्न फसलों पर हो रहा है। इन फसलों में विशेष रूप से गेहूं, जौ, चना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इन फसलों में
दीमक का अत्यधिक नुकसान देखा गया है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाता है तो किस प्रकार से पहचानें कि आपकी फसल में दीमक कीट का प्रकोप हो गया है? आइए जानते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में दीमक के प्रकोप को कैसे पहचानें? क्योंकि ये कीट भूमिगत रहता है एवं जड़ों को काटता है, इसलिए जैसे ही पौधे की जड़ें काटेगा ये पौधा पूर्ण रूप से सूख जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ये कीट जमीन की निचली सतह से ऊपर आकर के जड़ों को काटना शुरू कर देता है। अतः इन दिनों में क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पौधे बीच बीच में जले हुए नहीं हैं, ये विशेष रूप से देखें। फसल का आप सुबह उठ करके उसके बाद में मौका मुआयना करें, आपके खेत में ज़रूर घूमें इधर उधर, और ये ध्यान रखें कि आपके कोई पौधा तो नहीं जल रहा है। यदि दीमक ने पौधे को काट दिया है तो इस पौधे को जैसे ही आप खींचेंगे, ये पौधा क्योंकि सूख जाता है, जैसे ही इस पौधे को खींचेंगे ये आराम से जो है निकल के आ जाता है, क्योंकि इसके जड़ें नहीं होती है, जड़ें कटी हुई होती है। और जैसे ही पौधा आप खींचेंगे इसके साथ में कुछ जो दीमक है वो जो है इसके चिपके हुए पौधे के आ जाते हैं। इस तरह से आप इसका पहचान करें। विभिन्न फसलों में दीमक कीट के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाइयों द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। यदि हम इन कीटों का सामूहिक नियंत्रण करें और एकीकृत नियंत्रण करें तो ही हम इनकी संख्या पर जो है काबू पा सकते हैं। इनका सामूहिक और एकीकृत नियंत्रण करने हेतु सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि हम भूमि की गहरी जुताई करें। इसके पश्चात ये अति आवश्यक है कि जो भी हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं वो जो है सड़ी गली खाद का प्रयोग करें। खाद का मतलब गोबर की खाद से है। गोबर की खाद यदि हम सड़ी गली नहीं डालेंगे और मिट्टी में यदि कच्चा गोबर ही मिला देंगे तो ये गोबर जो है जो दीमक है उनके भोजन के रूप में कार्य करेगा। अतः जो है जो भी खाद है वो सड़ा गला खाद प्रयोग करें। इसके अलावा दवाओं के प्रयोग के लिए खेत की जो जुताई करते हैं, जुताई करते समय यानी कि फसल बोने से पहले हम जो है दवा का प्रयोग करें। इसलिए इसके लिए एक डस्ट है, पाउडर है, क्विनालफोस 1.5% पाउडर। ये जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है ज़मीन में मिला दें और इसके पश्चात हम जो है बुआई करें। बीज उपचार के लिए कौन सी दवा काम में लें? बीज उपचार हेतु हम क्लोरपाइरिफोस 20 EC नामक जो दवा है इसका प्रयोग करें। इस दवा को हम 4.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और उपचारित करने के पश्चात तुरंत बुआई कर दें। जिन किसानों के खेतों में दीमक कीट का प्रकोप हो रहा है तो वे इस कीट के नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार से करें इस कीट का नियंत्रण, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। यदि भूमि में दीमक है तो ये जो खड़ी फसल पर नुकसान करेगी। खड़ी फसल में यदि दीमक लगी है तो हम जो है क्लोरपाइरिफोस जो दवा है इसकी 4 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और ये दवा हम सिंचाई के पानी के साथ में दे दें। इसके अलावा यदि फिप्रोनिल प्रयोग करें तो ये दवा लगभग 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ में प्रयोग करें। इस तरह से यदि दीमक के नियंत्रण हम देखें तो किसी एक विधि से संभव नहीं है। इसलिए हमें जो है दीमक के लिए एकीकृत नियंत्रण का सहारा लेना चाहिए।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के कृषक हुकमचंद पटेल ने। यह सूरजमुखी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हुकमचंद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी गर्मा सूरजमुखी के रोपाई का समय है। वैसे सूरजमुखी एक ऐसा फसल है जो किसी भी मौसम में इसको लगाया जा सकता है। उन्नत प्रजातियां। सूर्यमुखी में संकुल तथा संकर दोनों प्रकार के प्रजातियों की बुआई की जाती है। अपने प्रदेश में खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों का विवरण निम्नवत है। उसमें कुछ जो उन्नत प्रजातियां हैं दो तरह की हैं। एक है कंपोजिट जिसको संकुल बोलते हैं, एक है हाइब्रिड है जिसे संकर बोलते हैं। तो कंपोजिट के अंतर्गत जो संकुल प्रजाति है उसके अंतर्गत कुछ वैरायटी है, अच्छी वैरायटियां हैं। उनका नाम है मॉडर्न, पाराडेविक, सूर्या, CO1 इत्यादि। और जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं जो अच्छी वैरायटी अच्छी उपज देती हैं उसका नाम है KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8, MSFH17। ये सब बहुत अच्छी वैरायटियां हैं और बहुत उपज अच्छी देती हैं। बीज एवं बुआई। अच्छी जमाव हेतु संकुल प्रजातियों का प्रति हेक्टर 10 से 12 किलोग्राम तथा संकर प्रजातियों का 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज बोने से पहले 16 घंटे तक पानी में भिगोने के उपरांत 5 से 6 घंटे तक छाया में सुखाएं और थीरम, ब्रासिकॉल या एग्रोसान GN 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लेयर मुर्गी में होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम पर जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाकर किसान कमा सकते हैं अपनी फसलों से अधिक मुनाफा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।